Hello everyone, welcome to Start with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So हमने structure of nephron पढ़ चुके हैं. Now we are going to talk about urine formation. यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है ये अब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो यूरिन की फॉर्मेशन में आपके 3 प्रोसेसेस हैं. ओके, इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया है कि हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है तो ये प्रोसेस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. ठीक है. यस. तो ग्लोमेरुल आपके यूरिन की फॉर्मेशन में आपके 3 प्रोसेसेस हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं अभी हम देखेंगे. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपको याद है अभी तो मैंने पढ़ाया ना आपको कि आपके कुछ चीजें फिल्ट्रेट में से आपके रीअब्जॉर्ब होती हैं और मेड्यूला में जाती हैं, वहां से आपके ब्लड में चली जाएंगी. अभी तो हमने पढ़ा ना. तो वो रीअब्जॉर्प्शन और कुछ चीजें वापिस आपकी फिल्ट्रेट में एड ऑन होती है, सिक्रीट होती हैं, ताकि आपका एसिड बेस बैलेंस बना रहे. तो ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, क्या सिक्रीट हो रहा है, ये चीज ऑलरेडी हम अभी पढ़ चुके हैं. तो ये चीज अब आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए. जैसे कि मैंने रीअब्सॉर्प्शन में आपका बताया था, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा है, आपका क्लोरीन रीअब्सॉर्ब हो रहा है, पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, आपका बाइकार्बोनेट आयंस रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं. ठीक है. और सिक्रीशन में आपका क्या हो रहा था, आपका पोटेशियम सिक्रीट हो रहा था, आपका H पॉजिटिव आयन सिक्रीट हो रहे हैं, कहीं भी आपका यूरिया सिक्रीट हो रहा है. ठीक है. तो ये चीजें आपकी सिक्रीट होंगी वापस इनटू फिल्ट्रेट. ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में पीएच का बैलेंस बना रहे, एसिड बेस बैलेंस आपकी बॉडी में बना रहे. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि आपका सबसे पहला स्टेप है कि आपका पहले फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा. और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहां पे हो रहा है, आपका ग्लोमेरुलस में, आपकी कैपिलरीज में. ठीक है. सो The physical characteristic of glomerular capillary wall determine what is filtered. अब ये देखो ना, अब आप सोच रहे हो कि क्या 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 फिल्टर होगा, उस ब्लड में से क्या क्या फिल्टर होके फिल्ट्रेट में एड ऑन होगा, फिर वहां से कैप्सूल में जाएगा, वहां से पीसीटी में जाएगा. तो वो चीज डिसाइड कौन करेगा, उस ग्लोमेरुलर कैपिलरी की वॉल्स डिसाइड करेंगे कि क्या फिल्टर होना है और कितना फिल्टर होना है और कितना फिल्टर होगा आपका कैप्सूल में एंटर ऑन होगा. ठीक है. तो कैपिलरी की जो वॉल्स हैं वो 3 लेयर्स की बनी हुई हैं. वन इज एंडोथीलियम. तो एंडोथीलियम के जो पोर्स है ना, वो रिलेटिवली साइज उनका ज्यादा है. ठीक है, लार्ज पोर्स होंगे जो कि क्या क्या प्रोटीन्स, फ्लूइड सबको पास ऑन कर देंगे, ब्लड सेल्स को पास ऑन वहां से नहीं करेंगे. तो पहली लेयर आ गई एंडोथीलियम. ठीक है, कैपिलरी की पहली लेयर क्या आ गई, एंडोथीलियम, जो कि ऑलमोस्ट हर चीज को पास ऑन करवा देगा एक्सेप्ट आपके ब्लड सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी. ठीक है, वो 3 लेयर्स की बनी हुई है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, और वो एंडोथेलियल लेयर के साथ फ्यूज्ड है, एकदम साथ में फ्यूज्ड है. ठीक है, उसका काम होगा प्लाज्मा प्रोटीन को वहां पे रोक देना. मतलब अब प्लाज्मा प्रोटीन आपकी इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. मतलब जो आपका फिल्ट्रेट बन रहा है ना, जो फिल्ट्रेट आपका पीसीटी में आ रहा है, उस फिल्ट्रेट के अंदर ना ही आपके ब्लड सेल्स होंगे, आरबीसीस वगैरह नहीं होंगे, ना ही आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे. ठीक है. अब लास्ट लेयर आती है एपिथेलियम. ये जो लेयर है स्पेशलाइज सेल्स की बनी है, जो पोडोसाइट्स, फुट सेल्स बताए थे ना, तो पोडोसाइट्स आपके अटैच्ड हैं किसके साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हैं. ये कैपिलरीज को बिल्कुल रैप कर देते हैं और उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मैंने ये भी बताया था, जिसको स्लिट्स बोलते हैं. ठीक है. और ये स्लिट्स क्या करती हैं, ये अलाउ करते हैं फिल्ट्रेट को टू मूव फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द कैप्सूल. तो क्या क्या बोला, पहली एंडोथेलियल लेयर आ गई, उसके नीचे एक और लेयर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे आपके होंगे इस तरह से पोडोसाइट्स. ठीक है, पूरे ऐसे पूरा राउंड किया होगा, पूरा ऐसे सर्कल में होंगे पोडोसाइट्स होंगे, और इनमें आपके क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे जो आपके फिल्ट्रेट को पास ऑन करवाएंगे कहां पे, कैप्सूल में. समझ आ गई. ठीक है. तो ये देखो, सबसे पहले एपिथेलियल. ठीक है, ये आ गई एंडोथेलियम लेयर. ठीक है, फिर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई और ये पोडोसाइट्स आ जाएंगे. ठीक है, और ये उसकी फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं. फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ग्लोमेरुलर वुमेन्स कैप्सूल.
ठीक है। तो देखो पहले नीचे आ गई एंडोथेलियम लेयर, फिर बेसमेंट लेयर और उसके बाद पोडोसाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, पोडोसाइट्स में आपके छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, स्लिट्स प्रेजेंट है, जो कि अलाउ करेंगे फिल्ट्रेट को यहां से यहां मूव करने में। ठीक है, तो ब्लड इज फिल्टर्ड। अब देखो ब्लड इन कितनी मेम्ब्रेन से फिल्टर हो रहा है ना, 3 मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर ब्लड जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन्स को फिल्टर करके ब्लड जो है वो वोमेन्स कैप्सूल में आ रहा है ना। ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स, इतना फाइन फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, और तभी इस फिल्ट्रेशन को हम क्या कह रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ आई? तो मतलब सोच लो ना, आपने पहले एक फिल्टर मेम्ब्रेन लगाई, फिर दूसरे फिल्टर मेम्ब्रेन लगाई, फिर तीसरी फिल्टर मेम्ब्रेन, तो कितनी फाइन फिल्ट्रेशन हो रही है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ऑन एन एवरेज किडनीज जो है फिल्टर करती है 1100 से 1200 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड 1 मिनट में। मतलब कि 1 मिनट में आपका 1100 से 1200 जो है मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड जो है फिल्टर हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जितना आपका 1 मिनट में हार्ट ब्लड को पंप कर रही है ना, उसमें से 1/5 ऑफ ब्लड जो है वो किडनीज में एंटर कर रहा है। 1 मिनट में जितना हार्ट ब्लड को पंप कर रही है ना, उसमें से 1/5 ब्लड जो है किडनीज में एंटर कर रहा है, और उसमें से 1100 से 1200 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड 1 मिनट में फिल्टर हो रहा है। ठीक है, और एक और याद रखना, जो ब्लड जो है, दिस ब्लड फ्लो थ्रू ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ब्लड जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है अंडर अ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक प्रेशर जो है वो हमेशा जरूरी है ब्लड को फ्लो करने के लिए, और ये प्रेशर किसकी वजह से है, एक तो आपका पार्टली इट इज ड्यू टू ये जो डायमीटर इन कैपिलरीज के डायमीटर्स में डिफरेंस था ना, उसकी वजह से है। ऊपर पढ़ाया था ना हमने कि दोनों कैपिलरीज, एफरेंट एंड इफरेंट कैपिलरीज जो थी ब्लड कैपिलरीज, उनमें डायमीटर का डिफरेंस है। तो वो डायमीटर का जो डिफरेंस है वो प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। और दूसरा ड्यू टू नेचुरल आर्टेरियल प्रेशर, क्योंकि आपको पता है ना कि आर्टरीज जो है उनके अंदर भी प्रेशर होता है। ठीक है, उसी प्रेशर की वजह से वो ब्लड को पंप करती हैं। ठीक है, तो दिस आर्टेरियल प्रेशर इज कॉज्ड बाय पंपिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, क्योंकि आर्टरीज में तो प्रेशर होता है ना, क्योंकि उसने पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना है आर्टरीज ने। ठीक है, तो उनका जो अपना एक प्रेशर है और दूसरा प्रेशर वो डायमीटर्स की वजह से जो आ रहा है, तो प्रेशर की वजह से ही ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। उसके बाद आ जाओ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो किडनीज ने 1 मिनट में इट प्रोड्यूसेस 1100 से 1200 मिलीलीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट। 1 मिनट में इतना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किया, तो सोचो 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 1 दिन में 1 लीटर्स ऑफ फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है एज अ फिल्ट्रेट। ठीक है, 1 दिन में 1 डे में दे आर प्रोड्यूसिंग 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट। इतना फिल्ट्रेट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बट क्या इतना हम एक्सक्रीट कर रहे हैं? वी आर एक्सक्रीटिंग ओनली 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। हम एक दिन में सिर्फ 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। 99% जो आपका फिल्ट्रेट है ना वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, बिकॉज आप सिर्फ 1 से 2 लीटर ऑफ यूरिन ही एक्सक्रीट करते हो। इतना यूरिन एक्सक्रीट नहीं, 180 लीटर्स इज टू मच, इतना नहीं एक्सक्रीट करते हो, मतलब 99% आपका फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो गया है। ठीक है, तो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में नेफ्रॉन के, वो ये रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और ये या तो वो एक्टिवली करते हैं या तो वो पैसिव मैकेनिज्म से करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ये रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं एक्टिवली। ठीक है, मतलब विद द यूज ऑफ एनर्जी। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन क्या होगी, मतलब फ्रॉम दी आपकी हायर टू लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे विद द यूज ऑफ एटीपी। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है दे आर अब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड वाटर की भी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, पैसिवली होती है। ठीक है,
देन है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि अब आपकी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी ना, मतलब जो उसको सराउंड कर रही हैं, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हो रहा है, इज अ प्रोसेस इन द किडनीज वेयर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन। मतलब वो ये कैपिलरीज जो इसको सराउंड कर रही है ना, पीसीटी को, लूप ऑफ हेनले को और डीसीटी को, अब उस कैपिलरीज से कुछ चीजें सिक्रीट होके कहां पर जाएंगी, उस फिल्ट्रेट में एड ऑन होगी। सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि कुछ चीजें सिक्रीट होके कहां पर जाएंगी, फिल्ट्रेट में एड ऑन होंगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, जो भी एक्सेस होगा वो रिमूव हो जाएगा आपकी बॉडी से, पीएच को रेगुलेट करने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में चीजों को सिक्रीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और ये ज्यादातर आपका पीसीटी एंड डीसीटी में ज्यादातर हो रहा है, हेनले लूप में हो रहा है बट वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, वो बहुत मिनिमम सिक्रीशन हो रही है वहां पे, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ आयंस लाइक पोटेशियम, इट इज इंपॉर्टेंट अगेन फॉर इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स इन द बॉडी, क्योंकि अगर सोडियम आप रीअब्सॉर्ब कर रहे हो तो पोटेशियम आप सिक्रीट कर रहे हो, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करता है। समझ आई? तो ये सोडियम पोटेशियम पंप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को बैलेंस करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, चलो उसके बाद आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन अ मिनट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन अ मिनट, इट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और अभी मैंने बताया था कि एक मिनट में कितना बनता है, 1100 से 1200 मिलीलीटर, और एक दिन में कितना बनता है, 180 लीटर पर डे, ठीक है। एंड दिस अगेन फिल्टरिंग प्रोसेस का मेन आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये प्रेशर। दिस प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फिल्टरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो देखो मैं अभी प्रेशर के बारे में बता देती हूँ। ये देखो यहां पर प्रेशर था आपका नियर अबाउट 55 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो 55 mm ऑफ Hg आपका प्रेशर था, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरीज में। देन ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था, 30 mm ऑफ Hg, ठीक है, 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक, कैप्सूल में कितना आपका प्रेशर था, इट इज 15 mm ऑफ Hg। तो मतलब नेट जो प्रेशर बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है, वो टोटल नेट प्रेशर कितना है, 10 mm ऑफ Hg। तो ये प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से ही ब्लड जो है वो कैपिलरीज में फिल्टर हो पा रहा है, वो मूव कर पा रहा है इस प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से, ओके। तो ये ब्लड किसकी वजह से मूव कर पा रहा है, ड्यू टू दिस डिफरेंसेस इन दी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से ये आपकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आपका नेट आउटवर्ड प्रेशर कितना है, इट इज 10 mm ऑफ Hg, ठीक है, ओके। देन काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो मैं बार बार बोले जा रही हूँ, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि आपकी किडनीज में हो रहा है, यूरिन को कंसेंट्रेट करने के लिए। अभी तो भी पढ़ा, हम 1 से 2 लीटर ऑफ यूरिन पास ऑन कर रहे हैं, बट हम 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मतलब 180 को किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना। तो क्या करना पड़ेगा, उसको कंसेंट्रेट करना पड़ेगा। कंसेंट्रेट कब करोगे, जब आप पानी को रीअब्सॉर्ब करोगे, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करोगे बॉडी में, तब जाके ये यूरिन कंसेंट्रेट है ना, किसी चीज को कंसेंट्रेट करना तो उसमें से पानी को निकाल लो, तो वो चीज कंसेंट्रेट हो जाएगी। तो मतलब पानी को रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तभी जाके आपका यूरिन कंसेंट्रेट होगा। तो ये ज्यादातर आपके लूप ऑफ हेनले में हो रहा है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में मैंने बताया था ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप है, वासा रेक्टा है, और वहीं पे आपका प्रेशर का डिफरेंसेस की वजह से और परमेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से आपका ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है पॉसिबल हो पा रहा है,
ठीक है, तो इतना ही आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, इतना बहुत याद रखो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां पर हो रहा है, इट इज लूप ऑफ हेनले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिंब पे हो रहा है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो आपकी डिसेंडिंग लिंब थी इट इज परमिएबल टू वाटर, जो आपकी असेंडिंग लिंब है वो आपकी वाटर के परमिएबल नहीं है, बट आपकी असेंडिंग लिंब जो है वो सॉल्ट्स के इलेक्ट्रोलाइट्स के परमिएबल है और डिसेंडिंग लिम्स इलेक्ट्रोलाइट्स के परमिएबल नहीं है, और उन दोनों का प्रेशर डिफरेंसेस भी जो है वो वेरी करते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम से भी बता देती हूँ, कहाँ गई, यस। तो देखो यहाँ पे डायग्राम का डिफरेंस देखो, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी बताई हुई है इन्होंने, यहाँ पर आपकी 300 ऑस्मोलैरिटी है, फिर आपकी 600 ऑस्मोलैरिटी हो रही है। मतलब क्यों 600 क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ से पानी बाहर निकल गया, पानी जब बाहर निकल गया अंदर क्या बच गए, सॉल्ट्स बच गए, सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये देखो फर्दर इंक्रीज हो रही है और फिर सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी, यहाँ पे सॉल्ट्स आप बाहर निकाल रहे हो, सॉल्ट्स को जब बाहर निकालोगे तो सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो किस तरह से सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है। फाइन, सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ज्यादातर ये कहां पर हो रहा है, आपकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब में हो रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसेंट्रेट दी यूरिन, यूरिन को कंसेंट्रेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म। फाइन, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको समझ आ गया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन समझ आ गई। ठीक है, अब मेरी एक बात और याद करना, मैं बोल रही थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट के बारे में। अगर कभी कभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो कम हो जाता है, कभी कभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कम हो जाता है, तो वो ये क्या करता है, ये आपके एक्टिवेट करता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को। अब ये क्या है मैम, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहां से आ गए, अब ये कौन सी बला है, तो ये कोई बला नहीं है, ये सेल्स आपके प्रेजेंट हैं, आपकी किडनीज में ही ये सेल्स प्रेजेंट हैं, कोई अलग से आपके सेल्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, ओके, सो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बेसिकली कर क्या रहे हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स आपके रिलीज कर रहे हैं रेनिन को, और ये रेनिन क्या करेगा, रेनिन करेगा ब्लड फ्लो के को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड फ्लो के रेट को स्टिमुलेट करेगा। जब ब्लड फ्लो का रेट स्टिमुलेट होगा तो आपका ऑब्वियसली जीएफआर जो है फिर से नॉर्मल रेट पे आ जाएगा। बात समझ आई, नहीं आई मैम, बिल्कुल नहीं आई। तो क्या बोला मैंने बोला जब आपका कई बार फिल्ट्रेट, अगर मान लो आपका 180 लीटर्स पर डे बन रहा है, वो नहीं बन पा रहा है, उसका रेट कम हो गया है, तो आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सेल्स एक्टिवेट होके क्या रिलीज करेंगे, रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा, ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करवाएगा, मतलब ब्लड का फ्लो कहां पर इंक्रीज कराएगा, कैपिलरीज में, जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थे वहां पे ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करवाएगा। जब ब्लड जो है ज्यादा फ्लो करेगा आपका कैपिलरीज में, तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेट रेट भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि फिल्ट्रेट कहां से बनना है, वो उसी से बनना है जो आपका ब्लड जो है किडनीज में आ रहा है ना, जो आपका ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आ रहा है, वही ब्लड तो फिल्टर हो रहा है ना, उसी से तो आपका फिल्ट्रेट बनेगा। तो बस उस ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करवाएगा और आपका जीएफआर जो है वो नॉर्मल रेट पे आ जाएगा। ठीक है, जीएफआर आपके नॉर्मल रेट पे आ जाएगा कब, जब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, और वो एक्टिवेट होके किसको एक्टिवेट करेंगे, आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये जो आप यूरिन की फॉर्मेशन कब से किए जा रहे हो, इस यूरिन की फॉर्मेशन को रेगुलेट कौन कर रहा है ना, ये रेगुलेशन कैसे हो रही है, यूरिन की फॉर्मेशन की रेगुलेशन कैसे हो रही है, तो वो अब हम पढ़ेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन की रेगुलेशन हो कैसे रही है। ठीक है, बट एक बार में थोड़ा सा इस जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में बता दूं आपको, फिर ताकि आपको वो रेगुलेशन इजीली समझ आ जाएगी।
ठीक है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस में 3 चीजें आती हैं, ठीक है। एक तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। दूसरा आपके आते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स, और तीसरे आपके आते हैं लेसिस सेल्स। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको आगे रेगुलेशन पढ़नी है, तो रेगुलेशन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स तो आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेनिन, ये मैंने अभी बता दिया, ठीक है। देन आपके मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है रेगुलेट करने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एंड रेनिन के रिलीज को रेगुलेट करने के लिए मैक्यूला डेंसा सेल्स इंपॉर्टेंट है। देन लेसिस सेल्स जो हैं ये आपका रोल प्ले करते हैं फॉर द ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, क्योंकि हर चीज तो अपने आप हो रही है ना। दिस प्ले रोल इन दी रीनल ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, मैं कर रही हूं। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस क्या है, इसके अंदर 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो कि रेनिन को प्रोड्यूस करेंगे जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो फॉल डाउन हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। नॉर्मल आपका फिल्ट्रेट जितना प्रोड्यूस होता है उतना प्रोड्यूस नहीं होगा, पर इसके प्रोडक्शन को रेगुलेट कौन करेगा, मैक्यूला डेंसा सेल्स इसके प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। और ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कौन करेगा, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर रहे हैं लेसिस सेल, ठीक है। सो अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। तो किडनी का जो रेगुलेशन है वो हार्मोनल रेगुलेशन है, हार्मोनल फीडबैक है, ठीक है, जिसमें आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इन्वॉल्व हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इन्वॉल्व हैं, आपके हार्ट के कुछ हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। तो अब मेरी बात सुनो, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के तो आपका मेन काम होगा रेनिन का, ठीक है। हार्ट से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, एंटी नोटेरिक फैक्टर जो है वो निकल रहा है, ठीक है। एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। एंड हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि वो प्रोड्यूस करे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जिसको आप वैसोप्रेसिन भी बोलते हो। क्या ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो कई बार ना क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आप मतलब प्रॉपर सीक्वेंस बताओ किडनी, हार्ट एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का। तो आप याद रखना, एडीएच आपका जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जो किडनीज में रिलीज हो रहा है। हार्ट का हार्मोन है एंटी नोटेरिक फैक्टर, एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस आपका क्या प्रोड्यूस करता है, रेनिन प्रोड्यूस करता है। कहां पे प्रोड्यूस करता है, किडनीज में प्रोड्यूस करता है। इज इट क्लियर? तो ये देखो मैं एक बार बता देती हूँ, ये आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, कहां पर है, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स के बीच में प्रेजेंट है। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और उस यहाँ पर आपके मैक्यूला डेंसा सेल्स प्रेजेंट होंगे। कहां पर है ये मैक्यूला डेंसा सेल्स, आपके एफरेंट इफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास में आपके ये मतलब मैक्यूला डेंसा सेल्स और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये देख लो आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ये सब कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये ग्लोमेरुलर स्पेस है, ये पोडोसाइट्स हैं, ठीक है, पोडोसाइट्स हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था। फिर पीसीटी आ गए, लूपोफेनले डीसीटी, है ना। तो ये देखो ये घूम के डीसीटी घूम के यही आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने बताया भी था, डीसीटी मैंने बताया भी था माल्फिगिन ट्यूब्यूल के पास लाई करती है, कॉर्टेक्स में लाई करती है, ठीक है। तो आ जाओ एंटी डायूरेटिक हार्मोन पे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, ठीक है। मैंने पहले भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन अभी ऊपर थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। देखो ये करता है पानी की रीअब्जॉर्प्शन, क्या करता है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। कुछ याद रहे ना रहे, इतना तो याद रख सकते हो ना कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कहां पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो मतलब कि ये वाटर लॉस को क्या कर रहा है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन इट आल्सो एक्ट्स एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। 2 काम हो रहे हैं इसके अब, एक तो पानी के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है और दूसरा ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम कर रहा है, मतलब कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, उसके ल्यूमन को कम कर रहा है। अगर ब्लड
नॉर्मल ब्लड प्रेशर वेसल आ गई, वो ये क्या कर रहा है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, उसके ल्यूमन को कम कर रहा है। तो मतलब कि अगर ब्लड प्रेशर का ल्यूमन कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल इंक्रीज। ठीक है, तो क्या क्या कर रहा है, एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर रहा है और आपके पानी को रीअब्सॉर्ब करवाने में मदद कर रहा है। बट अगर एक और चीज याद रखना, अगर बॉडी में जो फ्लूइड्स है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एडीएच जो है वो काम नहीं करेगा और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन वो नहीं करवाएगा। उसको सिग्नल मिल जाएगा कि अभी तुम अपना काम करना बंद कर दो। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, उसको सिग्नल मिल जाएगा अभी तुम काम करना बंद कर दो, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, पानी को रीअब्सॉर्ब हमने नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ रेनिन में। ठीक है, अब हम ना यहाँ पे एक सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जैज, वो बाद में पढ़ाऊंगे, रास सिस्टम। ठीक है, पहले मान लो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया है कम। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया तो आपके कौन एक्टिवेट हो जाएंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे आपका रेनिन। रेनिन क्या करेगा, रेनिन कन्वर्ट करेगा आपका एंजियोटेंसिनोजेन इन ब्लड, ठीक है, टू एंजियोटेंसिन इन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा और एंजियोटेंसिन 1 विल गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। क्या बोला मैंने, अगर आपका जीएफआर का रेट कम हो जाता है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वो एक्टिवेट होके आपके रेनिन को रिलीज करेंगे। रेनिन क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। अब तुम बोलोगे मैम ये एंजियोटेंसिनोजेन है क्या, एंजियोटेंसिनोजेन जो है ना, दिस एंजियोटेंसिनोजेन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। एंजियोटेंसिनोजेन जो है आपका, ओके, ये एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है कहां पर, लीवर में। ठीक है, और रिलीज हो जाता है इनटू ब्लड। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन ब्लड में रिलीज हो गया और इसको एक्टिवेट कौन करेगा, ये इनएक्टिव होगा, इतना याद रखना, ये इनएक्टिव है। इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है रेनिन। और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कौन करेगा, देयर इज अ एंजाइम कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, आ जाओ अब एंटीनोटेरिक फैक्टर में। बट अभी कहाँ, अच्छा अभी ये मैंने रास फैक्टर बताना है ना आपको, एक सेकेंड। एंटीनोटेरिक फैक्टर पे आते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ छोड़ देते हैं जगह। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आपका एक्ट करता है एज वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वेसियो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ब्लड फ्लो की वजह से आपका जीएफआर का रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, जीएफआर का रेट इंक्रीज होगा। साथ ही साथ आपका एंजियोटेंसिन 2 जो है ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू सेक्रेट एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ना, तो ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता था, सोडियम आयंस वगैरह को रीअब्सॉर्ब करने में मदद करता है और ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या पूरा पढ़ा हमने, पढ़ा पहले आपने पढ़ा रेनिन आया। ठीक है, रेनिन के बाद एंजियोटेंसिन आए। ठीक है, एंजियोटेंसिन से आपका कौन आया, आपका रेनिन के बाद एंजियोटेंसिन आया, एंजियोटेंसिन 1 आया, एंजियोटेंसिन 2 आया। एंजियोटेंसिन ने आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या किया,
स्टिमुलेट किया और एड्रिनल कॉर्टेक्स ने आपके एल्डोस्टेरॉन को किया। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका है ना, इसी को हम बोलते हैं रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, अब देखो मैंने बता दिया कि आपका रेनिन ने भी ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, आपके एंजियोटेंसिन ने भी आपके ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। तो क्या सिर्फ ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करना है आपको? भाई ब्लड के वॉल्यूम को डिक्रीज भी तो करना है। ठीक है, तो ब्लड के वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए आपके पास आ गया एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो जब आपका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जब आपका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जब आपका ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, ये आपका सिग्नल्स किसको देंगे? आपके ये सिग्नल्स जाएंगे आपके हार्ट की वॉल्स में, जो आपके ये फैक्टर्स, ये सेल्स प्रेजेंट है ना, ये स्टिमुलेट करेंगे रिलीज ऑफ एंटी न्यूरेटिक फैक्टर फ्रॉम वॉल्स ऑफ आर्टरिया। ठीक है, जैसे आपका ब्लड का वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो ये सिग्नल कहाँ जाएगा? आपके आर्टरिया की वॉल्स में जाएगा और वहां से आपका एएनएफ जो है वो रिलीज होगा। और एएनएफ जो है इट एक्ट एज वेसोडाइलेटर। अब वो ब्लड की वेसल्स को क्या करेगा? डायलेट करेगा, उसके ल्यूमन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज करेगा। ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, जब ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वो इनहिबिट करेगा रेनिन को उसने इनहिबिट कर दिया। तो जब रेनिन इनहिबिट हो जाएगा तो NaCl एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, NaCl और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, तो ये इनहिबिट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर। जब इसकी रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगी तो आपका क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यूरिन आप एक्सक्रीट करोगे। राइट, समझ आई बात? सो आपका याद रखो, आपका जो रेनिन था और आपके जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ब्लड के वॉल्यूम के, ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पर एंटी न्यूरेटिक फैक्टर जो है उल्टा काम करेगा, वो वैसोडायलेटर है, ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा और यूरिन को एक्सक्रीट करवाएगा बॉडी से, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में इकट्ठा हो गया, अकमुलेट हो गया है, उस एक्स्ट्रा वाटर को हम निकाल सके अपनी बॉडी से, और एक बैलेंस जो है वो पानी का बना रहेगा आपकी बॉडी में। तो ये जो रेगुलेशन है 3 हार्मोन्स की वजह से हो रही है। ठीक है, तीनों हार्मोन्स जो है अपना काम खुद कर रहे हैं। आप नहीं इनको कह रहे हो कि ये मेरे लिए कुछ काम कर दे, ये ऑटो रेगुलेट कर रहे हैं, सब कुछ खुद सेंस करेंगे और इनको सिग्नल्स जो है अपने आप मिलेंगे और ये ऑटो रेगुलेट अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मिक्चुरेशन वो प्रोसेस है, यूरिनेशन के प्रोसेस को, वॉइडिंग मतलब खाली करना, ठीक है, यूरिन को एक्सपेल करना बॉडी से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, और ये किसके कंट्रोल में है? कोऑर्डिनेटेड एक्शन इन्वॉल्विंग, जिसमें ब्लैडर भी है, यूरिथ्रा भी है और आपका नर्वस सिस्टम भी है। ठीक है, तो जब ब्लैडर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? यूरिन को स्टोर करना, ठीक है, एक्सपेल करना। जब ब्लैडर एकदम से फिल हो जाता है तो वहां पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ब्लैडर में, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स अब सिग्नल सेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सिग्नल्स क्या ट्रिगर करते हैं? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को। एक स्पाइनल रिफ्लेक्स आता है जो कि क्या कहता है कि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और जो स्पिंटर्स, इंटरनल एक्सटर्नल स्पिंटर पढ़े थे ना हमने पिछली क्लास में, उन स्पिंटर्स को रिलैक्स करवाएगा और यूरिन को बॉडी से एक्सपेल करेगा। दिस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से। मैंने बोला जब ब्लैडर पूरी तरह से फिल हो जाता है तो ब्लैडर की वॉल्स पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ना, वो स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल्स भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड उल्टा वो सिग्नल किसको देता है? ब्लैडर के जो मसल्स है उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो स्पिंटर मसल्स है उनको रिलैक्स करेगा। दिस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आपके जो यूरिन है इट विल पास आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, और नर्वस सिस्टम कैसे इन्वॉल्व है? क्योंकि इसमें ब्रेन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके मिक्चुरेशन को कंट्रोल करना। आपके पॉन्स में एक पॉन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर प्रेजेंट है जो कि इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आप जब तक आप
आप कंट्रोल कर सकते हो, आप यूरिन को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बट वंस इट इज फुली फिल्ड तो ये अब आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप जो मिक्चुरेशन सेंटर है वहां से सिग्नल्स आएंगे टू रिलीज द यूरिन आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। आप तब तक ही उसे इनहिबिट कर सकते हो जब तक उसका एप्रोप्रिएट टाइम है। तो ब्रेन कैन ओवरराइड द रिफ्लेक्स, उस मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ओवरराइड कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, जो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के, पर आप कोशिश करो उसे रोकने की। वो किसकी वजह से हो पा रहा है, आपके ब्रेन में जो सेंटर्स है उसकी वजह से वो हो पा रहा है, ठीक है। तो अलाइंग फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल किसकी वजह से हो पा रहा है, जो ब्रेन में आपके मिक्चुरेशन सेंटर है, ठीक है। द नर्वस सिस्टम आल्सो यूज मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स टू रेगुलेट द प्रोसेस। तो यूरिन का जो कलर है वो लाइट येलो कलर होता है, और लाइट येलो कलर है एक पिगमेंट, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से, ठीक है। यूरिन का जो पीएच है वो 6 है, और एक और ये बात याद रखो कि आप एक दिन में 1.5 से 2 लीटर ऑफ यूरिन जो है पास ऑन करते हो इन 1 डे, ठीक है। ओके, एक और चीज बता देती हूँ कि यूरिन में आपका 96% आपका पानी होता है, ठीक है। 2.5% आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लाइक यूरिया है, आपका यूरिक एसिड है, ठीक है, अमाइनो एसिड है, हार्मोन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड 1.5% आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं आपके यूरिन में, ठीक है। आपके यूरिन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं लाइक सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, तो ये सब आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। फॉर फर्दर वीडियोस do like and subscribe Study with Palak, and for MCQs PDFs you can join my Telegram group. The link of the group is given here you can interact with me, because I believe the more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.